जय हिंद दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भ्रष्टाचार की, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि भ्रष्टाचार को अल्पतम करने में समाज की, सूचना तंत्र की, परिवार की एवं विसिल ब्लोअर की क्या भूमिका है। दोस्तों, यदि आपने पिछला लेक्चर देखा है तो उसके अंतर्गत मैंने विसिल ब्लोअर की भूमिका आपको बता दिया है। आप प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पर ये लेक्चर आप देख सकते हैं। फिर भी मैंने आज इसमें रखा है, आपको मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो होगा आपको MPPSC मेंस पेपर फॉर एथिक्स नीति शास्त्र से संबंधित होगा। इसके साथ साथ सभी स्टेट PCS के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भ्रष्टाचार को अल्पतम करने में, भ्रष्टाचार को रोकने में, भ्रष्टाचार को कम करने में समाज की क्या भूमिका है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि समाज की इसमें क्या भूमिका है। तो जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि 6 नंबर में इस प्रश्न को लिखिए, तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसमें जो भ्रष्टाचार है, सबसे पहले देखिए भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार को आपको 2 लाइन में या 1 लाइन में, जितने में आप डिफाइन कर पाएँ शॉर्ट तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद उसकी भूमिका आप इसमें लिखें, क्योंकि 2 चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी आपसे कि भ्रष्टाचार है क्या और इसको कम करने में समाज की क्या भूमिका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भ्रष्टाचार को 2 लाइन में देखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार भ्रष्टाचार है क्या। पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है, तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, केवल आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो स्वार्थ से ग्रसित होकर सरकारी या निजी व्यक्ति का किया गया आचरण भ्रष्टाचार कहलाता है। ठीक है, ये आप इस तरीके से छोटे शब्दों में, कम शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें लिखा है कि भ्रष्टाचार को रोकने में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को निम्न बिंदुओं के आधार पर इसमें समझा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें हमने क्या लिखा है। तो पहला बिंदु इसमें हमने लिया है कि समाज नैतिकता, भाईचारा, बंधुत्व आदि का विकास अपने दायरे में रहकर करता है, वह भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, पहला बिंदु हो जाएगा। दूसरा, इसमें कोई ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, सभी जानते हैं कि समाज की इसमें क्या भूमिका होती है। पर हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि पॉइंट्स आपके दिखने चाहिए, 6 से 7 8 कम से कम इतने पॉइंट हों, क्योंकि आपको 150 शब्दों में लिखना है, तो आपको पॉइंट्स तो होने चाहिए। ठीक है, दूसरा इसमें बिंदु लिया है मैंने, नैतिकता का मूल्यांकन करना। तो जो समाज है, भ्रष्टाचार को यदि कम करना है तो उसमें नैतिकता का मूल्यांकन करता है। और कैसे करता है, मैंने एग्जाम्पल में भी लिखा है कि जापान में क्या होता है कि वहाँ पर जो भ्रष्टाचारी जो लोग होते हैं उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ यदि हमारे समाज में भी होगा तो उसमें आसानी से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। ठीक है, दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा देख लेते हैं, हमने कल देखा था विसिल ब्लोअर। ठीक है, पिछले वीडियो में आपने देखा था विसिल ब्लोअर की भूमिका। ठीक है, हमने विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम हमने देखा था 2011, उसमें हमने बताया था। ठीक है, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं कि विसिल ब्लोअर के रूप में, सूचना दाता या शिकायतकर्ता के रूप में। ठीक है, समाज में तो विसिल ब्लोअर भी रह रहा है, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी आनी चाहिए आपको, क्योंकि जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपके उत्तर सही तरीके से आप नहीं लिख पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एक प्रश्न में आपको चारों तरफ से जितने भी पॉइंट्स होने चाहिए वो चारों अलग अलग एंगल से होने चाहिए, इसलिए कनेक्टिविटी का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपके उत्तर बहुआयामी हों। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा। तो भ्रष्टाचारी कृत्य करने वाले लोगों को जन सहभागिता के माध्यम से, तो जन सहभागिता इसमें हो जाएगा, के माध्यम से उचित मार्ग में वापस लाना एवं सकारात्मक मनोवृत्ति का विकास करना। ठीक है, ये चौथा बिंदु हो जाएगा, समझ गए होंगे आप। पांचवा बिंदु देखते हैं इसमें कि जन समूह में शिक्षा एवं जागरूकता। तो शिक्षा एवं जागरूकता के माध्यम से भ्रष्टाचार निषेध की बात करना। जैसे इसमें आप देख लेते हैं, सिविल सोसाइटी हो गई, NGO हो गई, SSG हो गया, जो आप पढ़ते हैं पॉलिटी में, आपके सिलेबस में भी है, आपको याद होगा। ठीक है, इन समूहों के माध्यम से क्या किया जाता है, भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने का प्रयास इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये बिंदु हो गया। नेक्स्ट, शिक्षा जागरूकता के माध्यम से समाज, देश के प्रत्येक नागरिकों को जागरूक करने का इसमें प्रयास किया जाता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, यदि ये ऊपर वाला भूल जाए, या तो अल्टरनेट में आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भ्रष्टाचार की जो सामाजिक स्वीकार्यता है उसको कम करने का प्रयास इसमें किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भ्रष्टाचार है वो सामाजिक रूप से स्वीकार है। क्योंकि मैंने आप एग्जाम्पल भी दिया था, यदि आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, कि इसमें होता क्या है कि समाज में यदि आप क्या है, यदि आप घूस नहीं लेते हैं तो आप सही तरीके के व्यक्ति नहीं हैं। आपको बोला जाएगा कि आपने घूस नहीं लिया, वो फला व्यक्ति है, उसने इतना सारा
पैसा कमा के ये सब चीज़ें कर ली हैं, ठीक है। तो ये स्वीकार्यता है वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, समाज से ही जुड़ के आपको आसानी से देखना है कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार को कम करने में। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, कोई रिसर्च नहीं करनी है आपको, ठीक है। एक जीएस के पार्ट के रूप में जो आपसे पूछा जाता है एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, उस तरीके से आपको इसमें लिखना है, ठीक है। ये देख लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपने, मैंने पहले भी इसमें बताया था आपको, एनजीओ, ये फिर से रिपीट हो गया है, फिर भी आप इसमें देख लीजिएगा। जन समूह बनाकर, जैसे एनजीओ, एसएचजी, सिविल सोसाइटी आदि संस्थाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें देख सकते हैं, अलग से ये एक पॉइंट हो गया, ये भी काम कर जाएगा आपका। इसके अलावा देख लेते हैं कि शिकायतों एवं विभागों में जन संवाद एवं शिकायत पेटी एवं सुझाव के माध्यम से भी इसे रोका जा सकता है, क्योंकि जो भी विभाग होते हैं वो भी एक समाज का ही हिस्सा है, ठीक है। तो उनके साथ जन संवाद की बात हो सकती है, उनको बताया जा सकता है, ठीक है। उनके साथ मीटिंग की जा सकती है महीने में एक बार, ठीक है। उनको बताया जा सकता है अधिकारियों द्वारा। उसके अलावा यदि कोई ऐसा भ्रष्टाचार का कार्य करता भी है तो उसके लिए एक शिकायत पेटी लगाई जा सकती है, ठीक है, विभाग के चारों तरफ या कहीं पर भी जहाँ पर वो गुप्त हो, और वहाँ पर लोग अपनी शिकायतें उस पर डाल सकते हैं, सुझाव डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी यदि भ्रष्टाचार को कम करना है तो हम समाज के माध्यम से भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से 9 बिंदु थे, इसमें से कुछ बिंदु रिपीट हैं, एक दो, तो वो अलग अलग माध्यम से लिखे गए हैं, तो वो भी काम कर जाएंगे आपके। तो इस तरीके से कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक भ्रष्टाचार की एक डिफिनीशन देंगे छोटी सी, उसके बाद समाज के साथ इसको कनेक्ट करके उसकी भूमिका को बता देंगे। तो ये एक प्रश्न आपका तैयार हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, अब परिवार की क्या भूमिका होगी। तो परिवार को देख लेते हैं, इसमें परिवार की भूमिका किस प्रकार से होगी। तो ये सब सिलेबस में आपके बिंदुवार लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर सिलेबस यदि आपके पास है तो आप देखेंगे उसमें कि समाज की, परिवार की, सोशल मीडिया की, ठीक है, सूचना तंत्र, तो उसकी और विसिल ब्लोअर की, इन सब की भूमिका आपसे पूछी गई है उसमें, ठीक है। तो सिलेबस के आधार पे ही हम बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि परिवार की आखिरकार क्या भूमिका होगी। सबसे पहले फिर इसमें वही चीज़ है, आप भ्रष्टाचार की परिभाषा इसमें लिख लेंगे, मैंने इसमें नहीं लिखा है। मैंने परिवार को छोटी सी एक परिभाषा के रूप में आपको इसमें डिफाइन कर दिया है कि जैसे आप देखेंगे कि यदि आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी रहे होंगे या आपने कभी भी समाजशास्त्र पढ़ा होगा, 2020 के सिलेबस में समाजशास्त्र भी है, तो उसमें बहुत सारी परिभाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो उसमें परिवार की मिलेगी, समाज की मिलेगी, ठीक है, अलग अलग उसमें परिभाषाएं मिलेंगी। तो जो परिवार होता है ये सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, जिसे समाज की पहली पाठशाला भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो इसमें होगा क्या, यदि और थोड़ा सा डीप में जाएं, पढ़ने का स्टार्ट करते हैं जब समाजशास्त्र, तो उसमें एक चीज़ आपको देखने को मिली होगी कि यह लैटिन भाषा का शब्द होता है, और इसमें एक शब्द होता है, जैसे फैमिली लिखते हैं हम, तो फैमिली में फैमुलो, ठीक है, क्या लिखेंगे, फैमुलो, FAMULU, तो फैमिलू होता है। और इसका अर्थ क्या होता है कि इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे इसमें होता कौन कौन है, माता पिता हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, और सेवक और दास, उनका एक समूह होता है, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। ये एक परिभाषा हो सकती है, आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके साथ साथ प्रथम पाठशाला मैंने बता दी, वो लिख सकते हैं, सबसे छोटी इकाई हो सकती है वो लिख सकते हैं, और एक मनोवैज्ञानिक है उनके आधार पर भी लिख सकते हैं, समाजशास्त्री थे कूले, उनके हिसाब से बहुत छोटी सी परिभाषा है कि परिवार को मानव स्वभाव का संवर्धन ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। तो संवर्धन ग्रह का मतलब क्या होता है, जो नर्सरी होती है, अपनी स्टार्टिंग होती है जहाँ से हम अपनी शुरुआत करते हैं, तो संवर्धन ग्रह उसको बोलते हैं, नर्सरी बोलते हैं, तो वो कहा जाता है, ठीक है, मानव स्वभाव का नर्सरी कहा जाता है। ये भी आप कह सकते हैं, कूले ने कहा था, ठीक है। तो इस तरीके से परिवार को आपने देख लिया। ये इसमें लिखना नहीं है, पर आप स्टार्ट करेंगे तो एक दो लाइन में आप वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे अलग अलग अगर प्रश्न आते हैं तो भ्रष्टाचार की परिभाषा देंगे, एक दो लाइन परिवार को समझा के, फिर आगे इस तरीके से परिवार की भूमिका को देखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिखा है कि देखो, परिवार बचपन से ही हमारी प्राथमिक पाठशाला के रूप में एवं हमारे नैतिक मूल्यों का विकास एवं संवर्धन करने में कार्य करता है। तो ये आप देख लेंगे इसमें, ठीक है, मैंने बता दिया, वो भी बिंदु आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पहला जो बिंदु है कि कम करने में भ्रष्टाचार को किस तरीके से परिवार अपना कार्य करेगा, तो पहला है कि नैतिक मूल्यों के विस्तार में सहायक होते हैं। जैसे आप देखें, जवाबदेही, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, ये बचपन से ही ये बच्चों को सिखा दी जाती है, ठीक है। जब आप स्कूल जाएंगे तो वहाँ पर आप किसी की पेंसिल नहीं चुराएंगे, ठीक है, किसी का रबर नहीं लेके आएंगे घर में, ठीक है, कोई किसी से कोई वस्तु लेकर नहीं आएंगे, ठीक है, लोगों की मदद करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये बचपन में ही सिखा दी जाती हैं, घर से ही, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें आप, काफ़ी इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा बिंदु देख लेते हैं कि आपसी मेल जोल एवं बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। जब आपसी मेल जोल होगा, लोगों में बंधुत्व की भावना होगी, तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे को हर चीज़ बताएंगे और इस प्रकार का कोई अनैतिक कार्य नहीं करेंगे। तो अनैतिक कार्यों को भ्रष्टाचार कहा गया, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखते हैं कि सकारात्मक मनोवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, मनोवृत्तियाँ दो प्रकार की हैं, आपने पढ़ी होंगी। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाएं, मनोवृत्ति को देख लें। काफ़ी लोगों ने वीडियो को पसंद किया है, कम समय में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब पे मुझे लगता है कि यदि आप 2 घंटे यदि किसी दूसरे वीडियो को देखने में लगाते हैं, 2 से ढाई घंटे यदि आप बैठते हैं, तो आपका पूरा इथिक्स थिंकर छोड़ के पूरा इथिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, बाकी अभी तक जहाँ तक मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो एक बार ज़रूर जाकर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि प्रबोधक संप्रेषण के रूप में मनोवृत्ति परिवर्तन में सहायक होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखा होगा आपने कि कुछ लोग क्या होते हैं, शुरू में काफ़ी उनका जो स्वभाव होता है काफ़ी अलग तरीके का होता है, पर धीरे धीरे जब आप एक प्रबोधक संप्रेषक के रूप में परिवार में कोई व्यक्ति होता है, वो कार्य करता है, तो आगे चल के क्या होता है, वो व्यक्ति उसका जो मनोवृत्ति है वो धीरे धीरे सकारात्मक होती चली जाती है। ठीक है, तो मनोवृत्ति परिवर्तन में भी परिवार की काफ़ी अच्छी भूमिका होती है और उससे भी भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा ना देना। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो बढ़ावा देगा और नहीं देगा, दो तरह की भूमिकाएं इसमें होती हैं, नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी हो सकती है। वो चाहे तो भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं परिवार में, और चाहे तो उसको हतोत्साहित भी कर सकते हैं। तो दोनों बातें इसमें होती हैं, तो बढ़ावा ना देकर इसको कम किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अच्छे सामाजिक अधिगम को प्रोत्साहित करना और पारिवारिक प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करना। आपने इसमें देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी को अपना आइडल मान लेते हैं। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मैं उसके हिसाब से, जैसे वो बना है, उसने ऐसा ऐसा मेहनत किया और लास्ट में मैं भी उसी की तरह ही बनूं। तो ये आप क्या करते हैं, एक प्रेरणा स्वरूप किसी को मान लेते हैं और उसी के तरीके से कार्य करते हैं। और यदि मान लीजिए वो गलत रास्ते पे चला गया, तो आप भी सोचते हैं कि यदि ये इस तरीके से बढ़ सकता है तो मैं भी उसी तरीके से बढ़ सकता हूँ। तो ये प्रेरणादायक भी होते हैं परिवार में, तो इसका भी ध्यान रखें, नकारात्मक रूप से आपको सहायक होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सकारात्मक एवं नकारात्मक रूप से परिवार आपको भ्रष्टाचार को प्रभावित करता है। तो इस बात का ध्यान रखें। 6 से 7 पॉइंट आपको 150 शब्दों में लिखने हैं, 6 नंबर में प्रश्न आएगा। तो आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसमें भ्रष्टाचार की परिभाषा और परिवार के साथ कनेक्ट करके आप इसकी भूमिका को बता सकते हैं कि इस प्रकार से ये अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। और 5-6 पॉइंट जो भी आपको लिखने हों, 7 पॉइंट में 150 शब्द कंप्लीट हो जाते हैं, तो 6 पॉइंट में आपका हो जाएगा और छोटा सा निष्कर्ष देके इसको फिनिश आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि मीडिया की क्या भूमिका है। आज सारे पॉइंट्स कवर करेंगे जो इसमें सिलेबस में लिखे हुए हैं आपके। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि सूचना तंत्र या मीडिया आप कह लें, मीडिया की क्या भूमिका है, आसान भाषा में आपको समझ में आएगा। यदि आप देखेंगे पॉलिटी का एक पार्ट, पॉलिटी का भी एक बिंदु है जिसमें कि मीडिया या सूचना तंत्र आपको लिखा हुआ है, उसे भी आप आसानी से पढ़ चुके होंगे और वही चीज़ इसमें भी है। ठीक है, कोई नई चीज़ में नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से है। तो लोक संचार का सबसे सशक्त माध्यम जो है क्या है, वो मीडिया है। आप इसमें देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से अखबार, पत्र पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, रेडियो, दूरदर्शन, आकाशवाणी, वेब पोर्टल, न्यूज़ ऐप्स आदि आते हैं, जो कि मोबाइल आधारित न्यूज़ सर्विस तथा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे इसमें। ठीक है, भ्रष्टाचार को उजागर करने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुए हैं। निम्न बिंदुओं के आधार पर सूचना तंत्र एवं मीडिया की भूमिका को स्पष्ट किया जा सकता है। तो एक इंट्रोडक्शन लिख लेंगे कि क्या है। ठीक है, किस तरीके से होता है, सूचना तंत्र है क्या, तो इनिशियल में इसको पता चल जाएगा कि आप इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। अब बात क्या आती है, जब हम भूमिका लिखा करते हैं तो इसमें होता क्या है कि सूचना तंत्र तो आपने समझा दिया, अब आपको भ्रष्टाचार के साथ इसको कनेक्ट करना है, यही आपका काम है, यही उत्तर की डिमांड है आपसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे कनेक्ट किया है इसमें। तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की भूमिका इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, तो आपको इसमें बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं कि 4 स्तंभ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से पढ़ लेंगे, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा देख लेते हैं इसमें
क्या है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की भूमिका एक सजग प्रहरी के रूप में है, तो ये आप ध्यान दे लेंगे इसमें। ठीक है, जनता के बीच एक मध्यस्थ के रूप में, मध्यस्थता आप जनता के मध्य में करता है और दोनों के सामंजस्य से जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनको उजागर करने का इसमें प्रयास किया जाता है, तो ये ध्यान रखें। दूसरा, जनता के बीच मध्यस्थ के रूप में। तीसरा, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना। ऐसे बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, उसमें नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यूज़ में, जो कि बहुत हमेशा से होता रहता है उसमें, कि बहुत सारी चीज़ें बताते हैं जिससे भ्रष्टाचार को कम करने की बात कही जाती है। बहुत सारे ऐसे ऐड दिखाए जाते हैं, ठीक है, जिससे लोगों की क्या होता है, मनोवृत्ति में परिवर्तन आता है और लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, हमको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो जागरूकता की बात होती है उसमें होती है। ठीक है, तो जन जागरूकता को बढ़ाना, वही चीज़ मैंने आपको बता दी, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित साक्ष्य जुटाना और उनको उजागर करने का प्रयास। हाल ही में आप देख रहे होंगे अभी, ठीक है, अर्नब गोस्वामी जी कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से, तो इसी तरीके से आप समझ गए होंगे, मुझे इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे मीडिया चैनल्स हैं या बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि इस तरीके से कार्य करते हैं, और बहुत सारे जैसे न्यूज़पेपर में भी आप देखते होंगे तो बहुत सारे चीज़ें इसमें उजागर की जाती हैं, तो इसमें भ्रष्टाचार को कम करने में काफ़ी मदद मिली है। ठीक है, मार्गदर्शक के रूप में, पहले भी उसे एक बार मैंने बता दिया है आपको, तो मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जब आप भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी मांगे होती हैं, ठीक है, जिसके लिए आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे नियम बनाए जाते हैं, नियामक ढांचे बनाए जाते हैं, जिससे होता क्या है कि भ्रष्टाचार को कम करने में काफ़ी मदद मिली है। तो इस तरीके से कुछ बिंदुओं के आधार पर ध्यान रखें, 6 से 7 पॉइंट ही लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा 8 पॉइंट आपके 1.5 पेज भर जाएंगे। छोटा सा निष्कर्ष 2 से ढाई लाइन में दें और अपने उत्तर को समाप्त करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी आपके बड़े सब्जेक्ट्स भी हैं, उनको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सब्जेक्ट को समाप्त करने का प्रयास करें। 2 से 3 पेज में आप कोई भी चीज़ों को समाप्त करने का प्रयास किया करें। ठीक है, ये ध्यान रखें। आगे देखते हैं हम लोग, एक बिंदु रह गया, ये मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि मैंने इसको पहले भी बता दिया है, पिछली स्लाइड है। अभी आप जो लोग अभी देख रहे हैं पहली बार, तो उन लोगों के लिए बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, अभी इसमें भी सेम चीज़ है, सॉरी, इसमें भी आपको देखना होगा इसमें कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले भ्रष्टाचार की इसमें परिभाषा लिख देंगे। ठीक है, संथानम समिति के अनुसार लिख दें, या दोनों को मिला के, मैंने अभी बताया कुछ देर पहले, आप देख लेंगे उसको तो हो जाएगा। जल्दी से इसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वो लिख लेंगे, आगे देखते हैं। ठीक है, कि विसिल ब्लोअर की सहायता सरकारी, अर्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं में हो रहे विभिन्न भ्रष्टाचारों को उजागर किया जाता है एवं भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के लिए इसकी निम्न भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइन लिख सकते हैं, भ्रष्टाचार की परिभाषा से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, कि विसिल ब्लोअर इसमें है क्या। ठीक है, विसिल ब्लोअर है क्या, नहीं, अभी वो तो मैंने बता दिया आपको, अभी ये तो बताना फिर काफ़ी समय हो जाएगा। मतलब एक शिकायतकर्ता, ये पहली बार जो लोग देख रहे हैं एक बार समझ लें कि एक शिकायतकर्ता या एक सूचनादाता के रूप में होता है जो भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास करता है। ठीक है, वो विभाग का ही कोई सदस्य हो सकता है या कोई बाहरी सदस्य हो सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा पुलिस विभाग में या सेना में, आपने मुखबिर, आपने एक वर्ड सुना होगा, तो वही है ये। ठीक है, और इसको संरक्षण देने की बात की गई थी, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। विसिल ब्लोअर संरक्षण विधेयक जो है आपका 2011, ठीक है, उसमें काफ़ी अलग अलग जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो भी मैंने बताए, तो आप पिछला वीडियो जाकर देख लें। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, संगठन में रहते हुए भ्रष्टाचार की जानकारी प्रदान करने में इसकी भूमिका होती है। ध्यान रखें, भ्रष्टाचार से संबंधित साक्ष्य एवं जानकारियों को एकत्रित करने में इसकी भूमिका होती है। तीसरा, भ्रष्ट अधिकारियों पर दबाव बनाए रखने में इसकी भूमिका होती है, ये ध्यान रखें। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की पहचान सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि कार्यालय एवं संगठन की जो कार्य संस्कृति है उसको बेहतर बनाने में इसकी भूमिका होती है। आगे देख लेते हैं कि यह सरकार एवं सरकारी कार्यालयों, विभागों एवं एजेंसियों के साथ काम करते हैं एवं उनके विश्वास पात्र बनकर सूचनाएं ग्रहण करते हैं और सही तरीके से भ्रष्टाचारियों की सूचना प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया है, पिछले वीडियो में आप जाकर देख लेंगे तो वहाँ पर मैंने आपको हर चीज़ समझाई है, तो आपको आसानी से समझ में आए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, वैसे भी लोग नहीं देखते हैं, वीडियो स्किप कर करके देख लेते हैं, उससे कोई फ़र्क उनको पड़ेगा नहीं। हालांकि जब तक आप अब इस वीडियो को देखेंगे फिर दूसरे वीडियो पर चले जाएंगे किसी के, उससे आप कोई चीज़ सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए आराम से वीडियो को
देखा करें और समझ लें, ठीक है, क्योंकि अलग अलग यूट्यूब चैनल कब तक तलाश करते रहेंगे, ठीक है, 1 साल तो वैसे भी हो गए पीएससी को, ठीक है। तो आप आसानी से देखें, यदि आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वो उन्होंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, 2-2 3-3 घंटे एक वीडियो लेक्चर में, तो वहाँ पर आप जाकर पढ़ सकते हैं, अपना डाटा भी कंज्यूम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो पॉइंट्स थे आपके ये कवर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे जो इसका अगला पार्ट है, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करें। अभी वीडियो कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि पहले मैंने हाथ से लिखा करता था और अभी थोड़ा सा सुधार किया है स्लाइड्स के माध्यम से, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी हो, ठीक है। तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जय हिंद।